हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डील करने वाले एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हेजनबर्ग साहब का क्या मानना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि अगर पोजीशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन नहीं। तो ऐसा क्या मानना था? ऐसा इसलिए इनका मानना था क्योंकि आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है और जाहिर सी बात है कि किसी भी छोटे पार्टिकल को, है ना, माइन्यूट पार्टिकल को इनविजिबल कह सकते हैं। इनविजिबल पार्टिकल को देखने के लिए, है ना, हम लोग को क्या करना होगा? या मान लो कि आप लोग छोटा पार्टिकल है तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं? तो उसको देखने के लिए उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तब तक वो नजर आएगा नहीं। तो ठीक इलेक्ट्रॉन चूंकि एक मोशन में रहता है, आप लोग का मूव करता रहता है आप लोग का, और उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको एक ऐसा रेडिएशन चाहिए, एक ऐसे रेडिएशन से अटैक करेंगे जिसका वेवलेंथ कम हो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो। तो वैसे केस में जैसे ही उस रेडिएशन से अटैक करेंगे तो अटैक करने से क्या होगा आप लोग का? वो रेडिएशन उससे टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो नजर आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब किस ऑर्बिट में गया, किस नए ऑर्बिट में गया? क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, है ना, अब वो वहां से डिसलोकेट हो गया होगा, वो अपना नया पाथ बना लिया होगा, उसका ओरिजिनल पाथ पे वो मूवमेंट नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो डिटरमाइन हो पाया, लेकिन उसका वेलोसिटी या मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हेजनबर्ग साहब ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही चीज कैलकुलेट कर पाएंगे, या तो पोजीशन तो मोमेंटम नहीं, या मोमेंटम तो पोजीशन नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज को। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया? क्या था ये प्रिंसिपल? कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the position and velocity, that is momentum of an electron, है ना। It is impossible to determine the position and momentum या velocity, दोनों में से कोई एक हम लोग लिख सकते हैं, है ना। It is impossible to determine the position, है ना, position and velocity और momentum of an electron simultaneously, यानी एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज ज्ञात होगा। तो इन्होंने मैथमेटिकली एक रिलेशन दिया, ठीक है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। क्या दिया उन्होंने? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि डेल एक्स इंटू डेल पी का वैल्यू जो होगा, है ना, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, किसके? h/4π, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल एक्स इंटू एम डेल वी ये किसके बराबर होगा? या बड़ा होगा h/4π, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताते चले कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि हम लोग दोनों में से कोई एक ही चीज कैलकुलेट कर पाएंगे। जहाँ पे सबके बारे में बता दे कि डेल एक्स जो हो गया ये अनसर्टेनिटी हो गया, है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी जो हो गया ये अनसर्टेनिटी हो गया किस चीज में? मोमेंटम में, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का एम जो हो गया ये मास हो गया पार्टिकल का, है ना। डेल वी जो हो गया, है ना, क्योंकि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी किसके कारण होगा? वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी के कारण। मास तो कांस्टेंट ही होता है। तो डेल वी जो हो गया ये अनसर्टेनिटी इन क्या हुआ? वेलोसिटी, ठीक है। और h और 4π तो आप लोग को पता है कि h और 4π जो है वो कांस्टेंट ही है। h जो है ये आप लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 क्या? जूल सेकेंड, ठीक है। और 4 और पाई ये तो कांस्टेंट ही है आप लोग का, ठीक है। तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि दो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। किस किस चीज में अनसर्टेनिटी था? ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, ये मोमेंटम में। तो जाहिर बात है कि दोनों में से कोई एक ही
चीज कैलकुलेट होगा, यानी एक ही का सर्टेनिटी कैलकुलेट होगा। कैसे? अगर मान लो कि ये दोनों का प्रोडक्ट अगर एक कांस्टेंट है, तो अगर हमको पोजीशन डिटरमाइन करना है, तो पोजीशन डिटरमाइन करना तो उसके अनसर्टेनिटी को कम करना होगा, क्योंकि अगर सर्टेन वैल्यू निकालना है तो सर्टेनिटी अगर बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी कम होगा। तो जैसे ही इसका सर्टेनिटी अगर हम बढ़ाएंगे यानी अनसर्टेनिटी कम करेंगे, तो इसका अनसर्टेनिटी अगर कम होगा तो इसका अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जाहिर बात है कि जिसका अनसर्टेनिटी कम होगा वो तो कैलकुलेट होगा, लेकिन जिसका अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा वो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर मोमेंटम के अनसर्टेनिटी को घटाएंगे तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा, और पोजीशन का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा तो मोमेंटम तो कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन पोजीशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बात वही है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का है ना, या इलेक्ट्रॉन जैसे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसका एक साथ पोजीशन और मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। दोनों में से कोई एक ही चीज कैलकुलेट होगा, या तो पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को अगर हम लोग आगे लेके चले तो अभी हम लोग के पास क्या था कि डेल एक्स इंटू एम डेल वी, है ना, ये बड़ा होगा या बराबर होगा, बोलो किसके? h/4π के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में, है ना, इसलिए इसको हम लोग अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको आप लोग अप्रोक्स लेके चलिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बराबर करके ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये मान लो कि डेल एक्स इंटू एम डेल वी ये बराबर है आप लोग का h/4π के। तो अब यहाँ अगर मान लो था देर के लिए कि इफ डेल एक्स को स्मॉल कर दे, इफ डेल एक्स इज स्मॉल, है ना, यानी इसके अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया जाए? कम। इफ डेल एक्स इज स्मॉल, तो वैसे केस में क्या होगा? देन डेल वी वुड बी लार्ज, है ना, डेल वी जो है उसका अनसर्टेनिटी जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। देन डेल वी वुड बी लार्ज, एज ए रिजल्ट ओनली पोजीशन इज डिटरमाइंड। सिर्फ क्या डिटरमाइन हो पाएगा? पोजीशन डिटरमाइन हो पाएगा। एज ए रिजल्ट ओनली पोजीशन इज डिटरमाइंड। और उसी तरह से अगर हम डेल वी को स्मॉल करें, इसके अनसर्टेनिटी को अगर कम करें, इफ डेल वी इज स्मॉल, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा? तो डेल वी अगर स्मॉल करेंगे तो देन डेल एक्स वुड बी लार्ज हो जाएगा, है ना, डेल एक्स वुड बी लार्ज। तो ऐसे केस में क्या होगा? एज ए रिजल्ट, है ना, ओनली बोलो क्या? वेलोसिटी और मोमेंटम इज डिटरमाइंड, है ना। मतलब दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, है ना, कोई दोनों में से कोई एक ही चीज कैलकुलेट होगा। एक का अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक का अनसर्टेनिटी अगर कम करेंगे तो दूसरे का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। तो जिसका अनसर्टेनिटी कम होगा वो तो डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन जिसका अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा वो डिटरमाइन नहीं होगा। यानी पोजीशन और मोमेंटम में से दोनों में से एक ही का सर्टेनिटी डिटरमाइन कर पाएंगे, दोनों का एक साथ सर्टेनिटी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। जैसे अगर मान लो एक चीज तो हम लोग देखें कि अभी हम लोग का रिलेशन आया क्या कि डेल एक्स इंटू एम डेल वी का वैल्यू जो है वो h/4π के बराबर हो गया। इसको और अगर हम लोग लेके चले तो ये है आप लोग का क्या? पोजीशन हो गया आप लोग का, और ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसको मास इंटू आप लोग का क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या करें? टाइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कर सकते हैं h/4π। तो ये क्या हो गया आप लोग का? डेल एक्स इंटू ये हो गया आप लोग का चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन हो गया, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन आप लोग का फोर्स हो गया, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आप लोग का? एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें, ठीक है, इसको अनसर्टेनिटी इन टाइम कर दें, और इसको भी अगर हम अनसर्टेनिटी इन टाइम कर दें, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डेल एक्स ये मास, ये एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधे क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम, इसका वैल्यू जो होगा वो h/4π के बराबर होगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, अगर अनसर्टेनिटी उसके काइनेटिक एनर्जी या टाइम इंटरवल में दिया हुआ है तो वहाँ से भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी छोटा पार्टिकल को देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? कोई भी छोटा पार्टिकल को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक ऐसा रेडिएशन चाहिए जिसका वेवलेंथ कम है। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि अगर मान लो कि हमको किसी भी ऑर्बिट में, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो अगर मान लो कि हम लोग क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को अगर देखना है, तो इसके पोजीशन को डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, है ना, इसके जगह पे हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, माइक्रोस्कोप के साथ साथ क्या करना होगा, एक रेडिएशन से अटैक करना होगा आप लोग का। जैसे ही ये रेडिएशन से अटैक करेगा, है ना, टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा, तब ना ये चीज़ हम लोग को नजर आएगा। तो जाहिर बात है कि एक रेडिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो जैसी रेडिएशन से वो इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो नजर आएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसी पाथ पे थोड़ी घूमेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करते हुए, जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अब ये नए पाथ पे मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका ओल्ड पाथ था इलेक्ट्रॉन का, और ये इसका हो जाएगा न्यू पाथ। तो नए पाथ में कहाँ गया, है ना, उसमें उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, है ना, यहाँ तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन नए पाथ में क्या होगा, है ना, उसका वेलोसिटी किस पाथ में गया, किस ऑर्बिट में गया। तो पोजीशन तो डिटरमाइन हो पाएगा, लेकिन उसका नया कौन सा पाथ में गया, किस ऑर्बिट में गया, उसमें उसका वेलोसिटी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही बात लिख रहे हैं, है ना, टू डिटरमाइन द पोजीशन, टू डिटरमाइन द पोजीशन of an electron, a radiation of a small wavelength is required, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अगर डिटरमाइन करना है तो हमको एक ऐसा रेडिएशन चाहिए जिसमें वेवलेंथ कम है ना। ये रेडिएशन है आप लोग का जिससे स्ट्राइक किया है आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी अंधेरा में कोई भी चीज़ को देखने के लिए क्या करना होता है, लाइट जलाना होता है। जब तक लाइट उस बॉडी से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे नहीं आए तो वो चीज़ नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये छोटे से पार्टिकल को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, और एक रेडिएशन का जरूरत पड़ेगा। रेडिएशन टकराएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगा तो हम इलेक्ट्रॉन का पोजिशन को तो देख लेंगे, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन अब किस नए पाथ में गया, उसमें उसका वेलोसिटी कितना हुआ, है ना, उसमें उसका मोमेंटम कितना होगा, वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो वही बात लिख रहे हैं कि टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए रेडिएशन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड, बट इट पोजेस हाई एनर्जी, so when radiation strikes on electron, it changes its original path, that is, इस केस में क्या होगा, पोजीशन तो डिटरमाइन होगा लेकिन मोमेंटम डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। दैट इज पोजीशन इज, बोलो क्या, डिटरमाइन के कहाँ से वो भागा, कहाँ नजर आया, बट मोमेंटम कैन नॉट। आया बात समझ में। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इस पे होने वाले जो न्यूमेरिकल्स है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।